My name is Musa Karim Azimi and you are watching Musa Azimi Education Channel Reviving the Teaching Concepts. लास्ट लेक्चर में हमने शुरू किया था फर्स्ट ईयर फिजिक्स कराची बोर्ड का चैप्टर नंबर 4 दैट वाज मोशन इन 2 डायमेंशन और उसमें हमने कुछ इनिशियल बातें की थी। सबसे पहले कि 1 डायमेंशनल मोशन क्या होती है, 2 डायमेंशनल मोशन क्या होती है, 3 डायमेंशनल मोशन क्या होती है और इनकी कुछ एग्जांपल्स हमने रियल लाइफ में स्टडी की थी। फिर उसके बाद हमने देखा कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है, उसकी हमने डेफिनेशन बनाई थी। फिर प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन बनाने के बाद हमने देखा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो बेसिक अजम्पशंस इसकी स्टडी में की जाती हैं वो क्या होती हैं और उन बेसिक अजम्पशंस की वजह से हमने ये देखा था कि उनका इम्पैक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी पे क्या होता है। तो एक बहुत अच्छी बात हमें ये नजर आई उसमें कि प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्पाइट बीइंग अ न्यू टाइप ऑफ मोशन हमने कोई नई तरह की इक्वेशन डिराइव नहीं करनी पड़ी, बल्कि हमें वही पुरानी 1 डायमेंशनल मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन की जो इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं उन्हीं को हमने इस्तेमाल किया था। सिर्फ टर्म्स को हमने, जो सिंबल्स हैं उनके, वो सिंबल्स हमने चेंज किए थे। मिसाल के तौर पे वहां इनिशियल वेलोसिटी को वी आई कहते थे, तो हमने यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी को वी नॉट या वी ओ का नाम दे दिया। यहाँ पे वेलोसिटी 2 डायरेक्शंस में होती हैं, तो जो x डायरेक्शन में है उसके साथ सफिक्स x लग जाएगा, जो y डायरेक्शन में है उसके साथ सफिक्स y, और फाइनल वेलोसिटी को वहां हम vf कहते थे, तो यहाँ हमने vf के बजाय उसको सिंपली स्मॉल v का नाम दे दिया। अगेन x और y डायरेक्शन में होने के साथ साथ उनके साथ सफिक्सेस x और y लग जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट्स 2 तरह के थे, तो 2 तरह के डिस्प्लेसमेंट्स को, जो x डायरेक्शन में उसको कैपिटल x, जो y डायरेक्शन में उसको कैपिटल y का नाम दे दिया था। और हमने देखा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट रहती है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने ये देखा था, इन इक्वेशंस को बनाने के बाद हमने देखा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन का मैकेनिज्म क्या होता है। प्रोजेक्टाइल अगर एक कर्व पाथ बनाता है तो क्यों बनाता है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि एक्स एक्सिस वाली मूवमेंट प्रोजेक्टाइल में, ये बात हमें हर वक्त याद रहनी चाहिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स एक्सिस के अलोंग मूवमेंट हमेशा यूनिफॉर्म होती है फ्रॉम बिगनिंग टिल द एंड, और y एक्सिस की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है ग्रेविटी वाला 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद फिर हमने उसमें एक फाइनली ये रीजन भी देखा था कि क्या कभी प्रोजेक्टाइल मोशन वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर सकता है, तो हमने कहा था कि फ्री फॉल मोशन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, लेकिन किसी एक ऐसा प्रोजेक्टाइल जिसकी इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की 0 होती है। तो अगर किसी प्रोजेक्टाइल को हम 0 हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दें तो वो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में ही मूव करेगा। ये बन जाती है एक स्पेशल काइंड ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अदरवाइज अगर किसी प्रोजेक्टाइल को इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी कुछ मिलेगी तो वो कभी भी वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं मूव कर सकता, बिकॉज दैट horizontal velocity component will always cause the projectile to move a little bit forward। जितना उस horizontal velocity का मैग्नीट्यूड है उस हिसाब से उसको आगे जरूर बढ़ाता है। तो प्रोजेक्टाइल इस तरह से तो आ सकता है स्लांट में, लेकिन कभी ऐसे नहीं आ सकता अगर उसके पास इनिशियल डायरेक्शन में या इनिशियल टाइम पे कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी हुई हो। तो आज जो हम इक्वेशन शुरू करने के लिए जा रहे हैं वो है इक्वेशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन हमने पहले भी डिराइव की हुई हैं। ये इक्वेशंस हमारे सामने, ये 7-8 इक्वेशंस हमने लिखी हुई थी। x इक्वल्स टू v नॉट xt, फिर y डायरेक्शन में कुछ इक्वेशंस, फिर रिजल्टेंट वेलोसिटी की हमने एक्सप्रेशन निकाली, और कंपोनेंट में अगर रिजॉल्व करना पड़े v नॉट x v नॉट y को तो वो हमने देखा रिजॉल्व करके कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशंस हम डिराइव करने के लिए जा रहे हैं ये सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के सेक्शन में डेरिवेशंस के लिए इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। ठीक है, डेरिवेशंस भी आ जाती हैं और इन्हीं इक्वेशन के जरिए कुछ रीजंस भी दिए जाते हैं, वो रीजंस भी हम डिफाइन करते हैं या रीजन भी हम एक्सप्लेन करते हैं। और ये जो प्रोजेक्टाइल जिनके लिए हम इक्वेशन डिराइव करने के लिए जा रहे हैं ये स्पेसिफिकली एक ऐसे प्रोजेक्टाइल को डिफाइन करेंगी या स्पेसिफिकली उस प्रोजेक्टाइल के लिए ही काम करेंगी जिस प्रोजेक्टाइल को हम एंगल पे थ्रो करें, यानी कि ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल हो। ऑब्लिक को क्योंकि एंगल पे थ्रो किया जाता है इसको एंगुलर प्रोजेक्टाइल भी कहते हैं। तो ये इक्वेशंस जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, रेंज, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये एक ऑब्लिक या एंगुलर प्रोजेक्टाइल के लिए है जो ग्राउंड से थ्रो किया जाए और ग्राउंड पे ही अपनी मोशन को खत्म करे। ऐसे प्रोजेक्टाइल के लिए हम कहते हैं ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे ये सिर्फ इस तरह के ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन वाले एंगुलर प्रोजेक्टाइल के लिए एप्लीकेबल होंगी। दूसरे जो हॉरिजॉन्टली थ्रो किया जाए उसके लिए ये क्वेश्चन नहीं लगेंगे, ये लग जाएंगे।
और दूसरा एंगुलर प्रोजेक्टाइल जो हमने देखा था कि जो हाइट से थ्रो किया जाए और ग्राउंड पे आए, उसके लिए भी ये वाली इक्वेशंस नहीं लगेंगी, उसके लिए ये इक्वेशंस। तो अगेन जो इक्वेशंस हम इसमें पढ़ेंगे वो सिर्फ एक तरह के प्रोजेक्टाइल के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं, लेकिन जनरली ये इक्वेशंस हर तरह के प्रोजेक्टाइल के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं, की जाती हैं, इसके लिए भी इस्तेमाल की जाएंगी, और जो दो हॉरिजॉन्टल और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए हाइट टू द ग्राउंड उसके लिए भी ये इक्वेशन इस्तेमाल होंगी। तो ये इक्वेशंस हर न्यूमेरिकल में नहीं लग सकती, ये इक्वेशन सिर्फ इसी के न्यूमेरिकल में लगेगी, लेकिन ये इक्वेशंस आपको लाजमी याद होनी चाहिए। ये वाली इक्वेशन हर तरह के प्रोजेक्टाइल के लिए एप्लीकेबल होंगी, चाहे वो किसी भी टाइप से बिलोंग करता हो। ठीक है, ओके, सो बैक टू द टॉपिक। हम ये जब किसी बॉडी की मूवमेंट को स्टडी करते हैं तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। हम ये बताते हैं कि वो बॉडी कितनी स्पीड से चल रही है, हम ये बताते हैं कि वो बॉडी कितने टाइम तक चल रही है, कितनी देर तक चल रही है, हम ये बताते हैं कि वो बॉडी कितनी दूर तक चल रही है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। ठीक है, उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन है तो कितना है, ये हम चीज़ें उसमें बताते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टाइल की भी जब स्टडी की जाती है या प्रोजेक्टाइल के मूवमेंट को भी जब हम स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो हम यही बताते हैं कि वो प्रोजेक्टाइल कितनी दूर तक चल रहा है, प्रोजेक्टाइल कितनी दूर तक चलेगा, ये प्रोजेक्टाइल की रेंज कहलाती है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, वो प्रोजेक्टाइल कितनी देर तक चलेगा, वो हवा में कितनी देर रहेगा, ये प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। वो प्रोजेक्टाइल कितना ऊंचा जा सका या कितनी ऊंचाई तक जा सकता है, ये उस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। इस हाइट तक पहुंचने के लिए भी उसको कुछ ना कुछ वर्क दरकार होगा, वो भी कैलकुलेट किया जाता है। तो ये चार चीजें हम इस प्रोजेक्टाइल के लिए डिराइव करेंगे। कौन कौन सी? रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल नंबर 1, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल नंबर 2, टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच इट्स मैक्सिमम पॉइंट, और टोटल टाइम ऑफ द प्रोजेक्टाइल इन द एयर या टोटल टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल इन फ्लाइट। ये चार चीजें हम इसमें डिराइव करेंगे। सही है, किसी भी डेरिवेशन को जब हम करते हैं तो उसके लिए हम डेरिवेशन के चार हिस्से होते हैं। सबसे पहले उस डेरिवेशन में हम एक डिस्क्रिप्शन देते हैं कि आप क्या करने के लिए जा रहे हैं, जो सिंबल्स आप उस डेरिवेशन में इस्तेमाल करेंगे, जिनसे फॉर्मूले डिराइव किए जाएंगे, वो सिंबल किस किस क्वांटिटी के हैं, ये सारी चीज़ें हम उस डिस्क्रिप्शन में बताते हैं। ठीक है, जो कि एक्चुअली इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है उस डेरिवेशन का। तो डिस्क्रिप्शन के बाद डायग्राम, डायग्राम लाजमी है, कोई डेरिवेशन बगैर डायग्राम के कंप्लीट नहीं होती। तीसरी चीज उसका कैलकुलेशन वाला हिस्सा, जहां पे आप मैथमेटिक्स कर रहे होते हैं, सिंप्लीफिकेशन कर रहे होते हैं, और चौथी चीज फाइनली उसका कंक्लूजन, जहां हम फॉर्मली अपने डेरिवेशन को एंड करते हैं और बताते हैं ये हमारे डिराइव फॉर्मूले हैं या डिजायर्ड फॉर्मूले हैं जिनको हमने डिराइव करना था। ठीक है, तो यहां पे भी हम ऐसे ही करते हैं। सबसे पहले एक, क्योंकि चारों डेरिवेशंस जो हम करेंगे वो एक ही प्रोजेक्टाइल के लिए हैं, तो एक ही डिस्क्रिप्शन लिखते हैं फिलहाल। तो उसकी बड़ी सिंपल सी डिस्क्रिप्शन हमें ये देनी है कि एक प्रोजेक्टाइल कंसिडर करते हैं जिसको v0 वेलोसिटी से एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट किया गया या लॉन्च किया गया। वो प्रोजेक्टाइल जितना आगे जाता है वो उस प्रोजेक्टाइल की रेंज कहलाएगी। वो प्रोजेक्टाइल जितनी ऊंचाई अटेन कर सकता है, जितना एल्टीट्यूड अचीव कर सकता है, वो उस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट रीच्ड बन जाएगी या मैक्सिमम एल्टीट्यूड, और जितनी देर वो हवा में लगाता है वो उसका टोटल टाइम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर हम इसमें ऐसे ही लिख लेते हैं कि कंसीडर अ प्रोजेक्टाइल व्हिच इज लॉन्च्ड एट एन एंगल थीटा। ये थीटा एंगल एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल भी कहलाता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी कहलाता है, और लॉन्च एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल भी कहलाता है। ठीक है, विद वेलोसिटी v0, ये v0 ओरिजिनल वेलोसिटी इसको थ्रो किया गया, r be the range, capital T be the total time of projectile in flight, h be its maximum height achieved as shown in the diagram, जैसे कि डायग्राम में हमने शो किया। ठीक है, इसमें एक चीज हम जब डिराइव करेंगे तो फिर बताएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फॉर मैक्सिमम हाइट of the projectile कैपिटल H। अच्छा,
मैक्सिमम हाइट यानी कि कोई प्रोजेक्टाइल जब लॉन्च किया गया तो कितनी ऊंचाई तक जा सकता है, एक वाई एक्सिस का पैरामीटर है। वाई एक्सिस का पैरामीटर जब हमें फाइंड आउट करना होगा तो यकीनन वाई एक्सिस से रिलेटेड कोई इक्वेशन लगाएंगे। वाई एक्सिस से रिलेटेड तीन इक्वेशंस हमारे पास मौजूद हैं। एक ये वाली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जिसमें वाई एक्सिस की वेलोसिटीज आ रही हैं, इनिशियल और फाइनल। एक ये वाली इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जिसमें y एक्सिस के अलोंग कवर किया जाने वाला डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y, टाइम और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जिसमें डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, फाइनल और इनिशियल वेलोसिटीज अलोंग y एक्सिस। ये इक्वेशंस हैं, ठीक है। बट बिफोर दैट एक चीज जो कि साइन कन्वेंशन के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्टाइल में, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन को जब हम फाइंड आउट करना चाहते हैं या फाइंड आउट करने के लिए जाते हैं, इक्वेशन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसमें दो तरह की कन्वेंशंस हम यूज करते हैं, ठीक है। हम उसमें दो तरह की कन्वेंशंस यूज करते हैं। एक कन्वेंशन जो फ्री फॉल मोशन में मैट्रिक में हम पढ़ के आते हैं। फ्री फॉल मोशन में हम कन्वेंशन क्या पढ़ते हैं कि बॉडी अगर अपवर्ड जा रही है तो उसकी वेलोसिटी, उसमें लगने वाले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि हम ये कहते हैं कि बॉडी अगर अपवर्ड जा रही है तो उसमें g की वैल्यू -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, और अगर बॉडी डाउनवर्ड आ रही है तो g की वैल्यू +9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। मैट्रिक में जो हमने कन्वेंशंस पढ़ी हैं उस कन्वेंशन के मुताबिक हम ये कहते हैं कि अगर बॉडी अपवर्ड जा रही हो यानी कि अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू -9.8 आ जाएगी। और अगर बॉडी डाउनवर्ड आ रही हो टुवर्ड्स द ग्रेविटी या इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो उसमें लगने वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी +9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। एक सिंपल कन्वेंशन ये है, इसमें किसी और चीज के बारे में हम नहीं सोचते, ना इसमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में सोचते हैं कि उसकी क्या डायरेक्शन होगी, ना उसमें वेलोसिटी के बारे में सोचते हैं कि उसकी क्या डायरेक्शन होगी, ठीक है। एक कन्वेंशन तो ये है, और एक कन्वेंशन और है जिसमें हम एक्सिस के हवाले से क्वांटिटीज की साइन डिसाइड करते हैं। एक्सिस के रेफरेंस से क्वांटिटीज को साइन एलोकेट की जाती है, और उसमें हम ये कहते हैं कि अगर कोई बॉडी पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जा रही हो तो उसकी साइन पॉजिटिव, और नेगेटिव एक्सिस की तरफ आ रही हो तो उसकी साइन नेगेटिव। यानी कि अगर कोई बॉडी अपवर्ड जा रही है तो अपवर्ड जाने का मतलब यह है कि वो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रही है, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में उसकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी। कौन सी वेलोसिटी? y वाली वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी, ठीक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में क्या ख्याल है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने पढ़ा, बॉडी कहीं भी जाती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। तो बॉडी अपवर्ड जा रही हो तो भी g डाउनवर्ड ही काम करता है, तो the direction of gravitational acceleration always remains the same, that is vertically downward। vertically downward का मतलब ये है कि नेगेटिव y की डायरेक्शन में, तो g की वैल्यू नेगेटिव ही रहती है, चाहे बॉडी अपवर्ड क्यों ना जा रही हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो जाएगा, सही। दूसरी चीज, अगर वो बॉडी डाउनवर्ड आ रही है इस डायरेक्शन में, तो g तो यहां पे भी माइनस ही रहेगा, यानी कि डायरेक्शन तो उसकी वही है। बट अब क्योंकि ये डाउनवर्ड आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी भी डाउनवर्ड होने की वजह से इसकी वेलोसिटी भी नेगेटिव हो जाएगी, डाउनवर्ड होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव हो जाएगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नेगेटिव होता ही है, -9.8 कह लीजिए, ये नेगेटिव कह लीजिए, ठीक है। दिस इज कन्वेंशन नंबर 2, जिसमें हम एक्सिस के रिस्पेक्ट से, मूवमेंट अलोंग एक्सिस के रिस्पेक्ट से हम क्वांटिटीज की साइन डिसाइड करते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल एनालॉजी, या इट्स अ वेरी सिंपल कन्वेंशन एज वेल। पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो उसके साथ प्लस साइन लगा दो, नेगेटिव डायरेक्शन में है तो उसके साथ माइनस साइन लगा दो, चाहे अपवर्ड जाए या डाउनवर्ड आए, कन्वेंशन का तरीकेकार एक ही रहेगा। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग बात की जाए तो एक्स एक्सिस में भी पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है तो प्लस साइन लगा दो, नेगेटिव एक्सिस की तरफ है तो नेगेटिव साइन लगा दो। प्रोजेक्टाइल जो भी हम लेते हैं वो सारे पॉजिटिव डायरेक्शन यानी कि आगे ही बढ़ रहे हैं,
तो पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में ही है, तो वेलोसिटी अलोंग एक्स भी फॉरवर्ड पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में, और एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो कोई काम करता ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में यानी कि पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में, तो अलोंग एक्स एक्सिस भी यही तरीकेकार है कि वेलोसिटी अलोंग एक्स और डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स पॉजिटिव रहेंगे अगर बॉडी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है तो, और अगर नेगेटिव की तरफ जा रहे होते तो माइनस लगा देंगे। सही है, तो ये कन्वेंशन है। हम क्योंकि बुक में इस कन्वेंशन को ज्यादा फॉलो किया गया है, तो हम इस कन्वेंशन से ही अपने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे और इसी कन्वेंशन को हम फॉलो अपनी डेरिवेशंस में भी करेंगे। सही है। दूसरी बात, क्या फर्क है इस कन्वेंशन में और इस कन्वेंशन में? आंसर इज कोई फर्क नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है। जो आंसर्स आपके वैल्यूज मैग्नीट्यूड्स इस कन्वेंशन से, फ्री फॉल मोशन वाली कन्वेंशन से आएंगी, वही आंसर्स आपके कन्वेंशन ये एक्सिस वाले रेफरेंस एक्सिस वाली कन्वेंशन से भी आएंगे। डिफरेंस सिर्फ साइन का हो सकता है, साइन सिर्फ हमें डायरेक्शन बताती है, वैल्यू से साइन का कोई कंसर्न नहीं है, वैल्यू से साइन का कोई ताल्लुक नहीं है। यानी कि अगर डायरेक्शन आपके पास या कोई आपके पास समझे कि वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है -10 मीटर्स पर सेकंड, तो -10 मीटर्स पर सेकंड का मतलब क्या है? एक्सिस वाली कन्वेंशन के मुताबिक इट इज मूविंग डाउनवर्ड क्योंकि वो नेगेटिव एक्स की तरफ है। या डिस्प्लेसमेंट अगर आपके पास -100 मीटर्स का आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि -100 का मतलब इट इज मूविंग अलोंग नेगेटिव एक्सिस, तो बॉडी डाउनवर्ड आ रही है। वहां पे भी ऐसे ही होता है। ठीक है, तो बहुत से बहुत साइन का फर्क आएगा और वो साइन का फर्क हमें सिर्फ उसकी डायरेक्शन के बारे में बताएगा। वैल्यूज विल एग्जैक्टली बी द सेम। ऐसा नहीं हो सकता या ऐसा कभी भी आप नहीं देखेंगे कि इस फ्री फॉल मोशन से फ्री फॉल मोशन की कन्वेंशन यूज करें तो वेलोसिटी का आंसर 10 आ जाए, रेफरेंस एक्सिस वाली एक्स वाई वाली कन्वेंशन को फॉलो करें तो उसका आंसर 20 आ जाए। ऐसा कभी भी नहीं होगा, और अगर ऐसा हो रहा है आपके सॉल्यूशन में कोई ना कोई गलती है, आप किसी न किसी एक कन्वेंशन में कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। ठीक है, सो द ओनली डिफरेंस दैट कैन अकर इन द टू कन्वेंशंस, वेदर अ फ्री फॉल मोशन कन्वेंशन और अ रेफरेंस एक्सिस कन्वेंशन, विल बी द साइन। और वो साइन आपको सिर्फ क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा। उस क्वांटिटी की डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट की, या अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। और अगर मिल रहा है, अगेन जैसे मैंने अभी बताया, अगर डिफरेंस मिल रहा है तो आप सॉल्यूशन में कोई गलती कर रहे हैं। ठीक है, बट वन थिंग इज फॉर श्योर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल ऑलवेज बी नेगेटिव नो मैटर द बॉडी इज मूविंग अपवर्ड और डाउन, दोनों सूरतों में, बिकॉज gravity acts vertically downward along the negative y axis, so it will remain negative at every point of the projectile motion. ठीक है, तो यहां से अब हम दोबारा अपने काम का आगाज करते हैं और हम डेरिवेशन शुरू करने के लिए जा रहे हैं मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। तो मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल के लिए हम कौन सी इक्वेशन कंसीडर करेंगे? नाउ हम कन्वेंशंस जानते हैं, अब हम इक्वेशंस को डिसाइड करते हैं और मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल निकालते हैं। मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल दरअसल एक डिस्प्लेसमेंट है y एक्सिस के अलोंग। तो इस इक्वेशन में जहां आप y कहते थे, ये y ही एक्चुअली कैपिटल H कहा गया है। तो इन ऑर्डर टू फाइंड मैक्सिमम हाइट वी नीड टू नो कि ये y का सिंबल किस इक्वेशन में आ रहा है। लाइकवाइज ये r डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस ही होता है, तो ये x को ही हमने r का नाम दिया। तो जब r निकालेंगे तो x को देखेंगे। अगेन y की वैल्यू हमें तलाश करनी है क्योंकि y ही हमारे पास वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, जिसको हमने हाइट का सिंबल h कह दिया। y हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशंस में नजर आ रहा है, ये जो कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है और जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है। व्हिच वन टू यूज? इस इक्वेशन में क्लियरली हमें दो प्रॉब्लम नजर आ रही है। नंबर वन, एक तो टाइम मालूम नहीं है और दूसरे टाइम की वैल्यू भी कैसी है? स्क्वायर में, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम इस इक्वेशन को अवॉइड ही करना चाहेंगे। यहाँ पे ये इक्वेशन हमारे पास बड़ी सिंपल और बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी इक्वेशन है। v नॉट y की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। vy फाइनल वेलोसिटी कौन सी? जो मैक्सिमम हाइट के ऊपर है, यानी कि ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद हम जानते हैं कि फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0। तो वी नो द वैल्यू ऑफ vy, वी नो द वैल्यू ऑफ v नॉट y। g हम जानते हैं क्या आने वाला है, माइनस में ही आएगा, और y की वैल्यू उससे सेपरेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा।
ठीक है, तो हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को सेलेक्ट किया बीइंग द इजीएस्ट ऑफ द टू। तो हमने कहा कि सिंस 2gy इज इक्वल टू vy स्क्वायर माइनस v नॉट y स्क्वायर, यहां पे 2g की जगह पे हम माइनस साइन पुट कर रहे हैं, y की जगह पे हम h ले रहे हैं, vy मैक्सिमम हाइट वाली वेलोसिटी 0 होती है, माइनस v नॉट y जिसको हम v नॉट साइन थीटा लिख रहे हैं। फॉर्मूले के मुताबिक v नॉट y का स्क्वायर है तो v नॉट y की वैल्यू v नॉट साइन थीटा का भी स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या हुआ, ये बन गया हमारे पास माइनस का 2gh इज इक्वल टू माइनस का v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम साइन थीटा का स्क्वायर नहीं लिख सकते, ये बात हमें मालूम होनी चाहिए कि साइन थीटा का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब पूरी साइन थीटा वाली जो वैल्यू है उसका स्क्वायर है। साइन थीटा का स्क्वायर का मतलब ये है कि जो थीटा है उसका स्क्वायर लेंगे पहले और जो आंसर आ जाएगा उसके बाद फिर उसका साइन लिया जाएगा। ठीक है, तो ये साइन थीटा का स्क्वायर है, लिहाजा इसको हमने साइन स्क्वायर थीटा लिखा। माइनस हो गया माइनस कैंसिल, h को अलग कर लीजिए तो ये 2 और g इसके साथ मल्टीप्लाई है, वहां जाके जो कुछ भी लिखा है उससे डिवाइड जाएंगे तो हमारे पास ये फाइनल आंसर बन जाएगा v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। रिजल्ट which is the required equation for maximum height reached by the projectile। ठीक है, एक बात इसमें जो याद रखने वाली है कि अब जब हम h का फॉर्मूला लगाएंगे तो g की वैल्यू को अब माइनस में नहीं रखेंगे क्योंकि g को ऑलरेडी डेरिवेशन के दौरान हम माइनस में प्लेस कर चुके हैं, तो अब दोबारा माइनस नहीं लगाना है इसके साथ जब कभी भी ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर कभी ये h जो कि बेसिकली y ही था डिराइव किया जाएगा अपनी बेसिक इक्वेशन से, तो यहां तो हमने कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं की, जो ओरिजिनल फॉर्मूले में साइन थी वही साइन आ रही है। तो जब ये वाले फॉर्मूले इस्तेमाल करेंगे तो इसमें g को जो उसकी साइन है माइनस उसके साथ लगाएंगे, g के साथ माइनस लगाएंगे यहाँ पे। लेकिन इन इक्वेशंस को जब इस्तेमाल करेंगे तो उसमें g को माइनस नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी डेरिवेशन के दौरान उसको माइनस लिया जा चुका है, आप दोबारा माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर आपका डेफिनेटली गलत आने वाला है इससे। ठीक है, अगर आप g को इसमें दोबारा से माइनस ले लेंगे तो। ओके, मैक्सिमम हाइट रीच बाय द प्रोजेक्टाइल ये हो गया।